हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और लेखपाल में जो हिंदी पूछी जाती है उसके प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं हम इसमें। इस सीरीज का नाम है हमारा धुरंधर सीरीज। ठीक है, धुरंधर सीरीज का पार्ट 1 है ये। तो इसमें हम हर चैप्टर से ये जो सीरीज है ना, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, देखिए। इसमें 28 जो चैप्टर हैं हिंदी के, 28 के 28 चैप्टर से हर चैप्टर से एक सवाल लिया गया है इसमें। ठीक है, चाहे अलंकार हो, संधि हो, आपकी वर्णमाला हो, या फिर जितने भी 28 चैप्टर हैं, सब सारे 28 चैप्टर से इसमें एक एक क्वेश्चन लिया गया है। तो 28 क्वेश्चन की ये सीरीज है। ये डेली आपको इसी चैनल पे मिलेगी, जिससे आपका जो मतलब अगर आपने सिलेबस खत्म कर रखा है या फिर नहीं भी पढ़ा है आपने हिंदी का पूरा सिलेबस, तो आप एक बार पूरा सिलेबस को देख सकते हो इस सीरीज के माध्यम से। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये भाषा बोली और उसके विकास का है, हिंदी भाषा जो है। तो इसमें दे रखा है जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की जो कितनी पश्चिमी हिंदी जो है उसमें कितनी बोलियां हैं। तो हम सभी जानते हैं पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां? तो आप जानते हैं खड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में खड़ी हिंदी है। फिर आपकी कौन सी है? कन्नौजी है। ठीक है, कन्नौजी हो जाएगी। खड़ी हिंदी हो गई, कन्नौजी हो गई, बांगरू हो गई, और आपकी क्या हो जाएगी? मथुरा, मथुरा में बोली जाती है ब्रिज भाषा। ठीक है, और एक आपकी क्या हो जाएगी? बुंदेली। तो ये 5 बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी में बोली जाती हैं। अच्छा, पश्चिमी हिंदी जो है आपकी किस अपभ्रंश से निकली हुई है? तो पश्चिमी हिंदी है आपकी सौरसैनी अपभ्रंश से। किससे है विकसित? सौरसैनी अपभ्रंश से है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको समझ में आया होगा। अगर आपने भाषा बोली और उसके विकास नहीं पढ़े तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर हम एक छोटी सी वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो ये था हमारा पहला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? ये भी उसी चैप्टर का है। कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी मागधी जो देखो, खास करके जो हिंदी है वो 3 अपभ्रंश से, देखो, सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी एक है आपका सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है आपकी पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी निकली है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है, दूसरा आपका है अर्धमागधी। अर्धमागधी, अर्धमागधी जो अपभ्रंश है, इससे क्या निकली है? इससे आपकी निकली है पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी निकली है आपकी? पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी जो अपभ्रंश है इससे निकली है पूर्वी हिंदी। और एक होता है आपका मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश होता है? मागधी अपभ्रंश। इससे क्या निकली है? इससे निकली है आपकी बिहारी। ठीक है, तो मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से कौन से विकसित हुए? तो बिहारी में क्या क्या है? बिहारी में आपको पता है इसकी ट्रिक होती है BMM, जिसमें क्या है? बिहारी में भोजपुरी है, भोजपुरी है, मैथिली है और मगही है। तो यहाँ पे भोजपुरी, मैथिली, मगही में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है? तो मैथिली दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। राजस्थानी और ये गुजराती और ये पंजाबी, ये तीनों ऑप्शन इसके नहीं होंगे। यहाँ पे मागधी अपभ्रंश से कौन सी निकली है? तो मैथिली निकली है। क्या निकली है? मैथिली। ठीक है, मागधी जो अपभ्रंश है इसकी उपभाषा क्या है? बिहारी। बिहारी में कुल कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, BMM करके है। भोजपुरी, मैथिली और मगही। जैसे अभी पश्चिमी हिंदी में हमने देखा था कितनी थी? 5 थी। पूर्वी हिंदी में कितनी है? इसकी ट्रिक क्या होती है? ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की ये ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हम सभी जानते हैं जो स्पर्श व्यंजन है उसकी संख्या कितनी होती है? 25। क वर्ग से लेके प वर्ग तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, हर वर्ग में 5 होते हैं, तो टोटल 5 वर्ग हैं। तो टोटल कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही होगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? आपको ये बताना है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन ये कितने होते हैं? ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बताना है, जिससे आपका रिवीजन बना रहेगा कमेंट सेक्शन में बताने से। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ये उपसर्ग प्रत्यय का एक टॉपिक है, एक सवाल है। उपसर्ग प्रत्यय से लिया गया है। यहाँ पे वैज्ञानिक जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय हमें पता होता है कहाँ लगा होता है? लास्ट में। और उपसर्ग कहाँ लगा होता है? शुरू में। तो यहाँ पे प्रत्यय लास्ट में। तो वैज्ञानिक में विज्ञान है तो इसमें इक प्रत्यय होगा। तो इक में कौन सा होगा? छोटी ई है, आप देख पा रहे हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी इक प्रत्यय है वैज्ञानिक में। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीशम, इस शब्द का लिंग क्या है? तो शीशम जो है इसका लिंग क्या होगा? अब इसको बताओ। शीशम, शीशम का लिंग क्या होगा यहाँ पे? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक या सहायक क्रिया? तो कारक या सहायक क्रिया तो होगा नहीं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से ये होगा। तो शीशम का पेड़ होता है, शीशम की पेड़ नहीं होती है। शीशम का, इसको देखो,
इस तरह लिंक जो आपको पता करना होता है ना, इसको आप शब्द में डाल, सॉरी, सेंटेंस यानी वाक्य में डाल दिया करो। तो शीशम का पेड़ होता है, या शीशम का, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, या उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, या अन्य पुरुष? तो देखिए, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे जो मुझे है, ये क्या है? सर्वनाम का उदाहरण है। तो मुझे क्या आता है? मुझे आता है आपका, किस कौन से पुरुष में आता है? उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में कौन सा पुरुष होगा? ये प्रथम पुरुष होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है? ये विशेषण से आया है, विशेषण नहीं है। तो देखो, काला विशेषण होता है, शांत भी विशेषण होता है, आगामी विशेषण होता है, तुम सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी तुम जो है वो विशेषण आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कांटा, जो कांटा है इसका विशेषण कौन सा होगा? कांटा का विशेषण क्या होगा? तो कांटा का विशेषण क्या होगा? यहाँ पे दे रखा है कंटीला, कांट, कंटकीड़, कंटक। तो ये तीनों नहीं होंगे। कांटा का विशेषण क्या होगा? कंटीला होगा, आपको याद रखना है। कांटा का विशेषण क्या होगा? यहाँ पे कंटीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ पे क्रिया का कौन सा रूप है, यानी क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। तो यहाँ पे तो कर्ता क्या है? माँ है, ठीक है ना। तो अगर कर्ता काम खुद न करके किसी और से करवाए, तो सामान जो मंगवाया है वो किससे मंगवाया है? पिताजी से मंगवाया है। तो काम जो करता है, कार्य खुद न करके किसी और से करवाए, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक नहीं होती, सकर्मक नहीं होती, आज्ञार्थक नहीं होती, कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका, ये सही होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप गाएं मैं नाचूं। आप गाएं मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो देखो, यहाँ पे दो काम हो रहा है, गाना और नाचना, दो क्रिया है यहाँ पे। तो जहां पे दो क्रियाएं होती हैं वहां पे हमें पता है हेतु हेतुमत होता है, लेकिन अब हेतु हेतुमत भविष्यत होगा या हेतु हेतुमत भूतकाल होगा? कौन सा होगा यहाँ पे? ये दोनों तो होगा नहीं। तो आप गाएं तो मैं नाचूं, अगर देखो दो काम हो रहे हैं, दोनों काम अभी भविष्य में होने हैं, उनमें से एक भी काम नहीं हुआ है, तो ये होता है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। कौन सा होता है? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हुआ, क्योंकि आप गाएं तो मैं नाचूं, ना आपने अभी गाया है ना मैंने अभी नाचा है। अगर ऐसे होता, तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, तो मतलब ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, आपने ना मेहनत की थी ना आप पास हुए, तो ये हो जाता हेतु हेतुमत भूतकाल। लेकिन यहाँ पे दोनों काम भविष्य में भी होने हैं, तो ये क्या होगा? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़, धड़ाधड़ जो है ये शब्द का कौन सा रूप है? ये विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, या क्रिया है? इसमें से कौन सा होगा? पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो आपको बताना, देखो पुस्तकों की बिक रही हैं, बिक रही है ना, ये क्या है? सेल, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो ना, सेलिंग माने बिकना होता है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो ठीक है, धड़ाधड़ क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है आपका? ये क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य कौन सा है? यहाँ पे वाक्य से सवाल आया है, कौन सा वाक्य? आज्ञा सूचक, संयुक्त, सरल, या निषेधात्मक? निषेधात्मक में तो नहीं होता है, आज्ञा सूचक में तो आज्ञा की बात होती है। ये संयुक्त या सरल में से एक होगा। तो आपने देखा बादल घिर आए और बारिश होने लगी, तो यहाँ पे जो और है ये क्या है? संयुक्त है। तो संयुक्त आपका वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि दो वाक्य को ये जोड़ रहा है। कौन? और। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, संयुक्त वाक्य। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हर चैप्टर से हमने एक एक दो दो सवाल लिए हैं। यहाँ पे टोटल 28 क्वेश्चन है आपके, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है सीरीज आपको, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे उपत्यका का अर्थ पूछा है, तो उपत्यका का अर्थ क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर, प्राणियों के पेट का एक अंग, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको बोलते हैं। तो उपत्यका का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज और, इसमें ये जो सारे क्वेश्चन हम लिए सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो भी पुलिस हो, दरोगा हो, वीडियो हो, लेखपाल हो, या मंडी परिषद हो, किसी न किसी में पूछे गए हैं सारे सवाल। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आर ओ पेपर जो होता है वहां पे हिंदी आती है, वहां से भी लिए गए हैं कुछ क्वेश्चन। तो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ये सीरीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लोगों के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 14वां, लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका क्या अर्थ होगा? ये मुहावरा है यहाँ पे, लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका अर्थ क्या होगा? मोल तोल कर बदनाम होना, गुणवान का बदनाम, या दोष किसी का पर नाम किसी और का, ऊंट का सदा एक रस। तो ये लग ही नहीं रहा, ये तीनों, ये दोनों भी नहीं होंगे। ये क्या होगा? दोष किसी का पर नाम किसी और का, मतलब दोषी कोई और है, नाम किसी और का हो रहा है, ठीक है ना। लश्कर में ऊंट बदनाम, लश्कर में ऊंट बदनाम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, दोष किसी और का और बदनाम कोई और हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
मुरारी शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पे पूछा गया है कि मुरारी जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो हम सभी जानते हैं मुरारी जो शब्द है इसका एक अलग अर्थ निकल के आएगा, अर्थात कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुब्रीहि समास होगा। कौन समास होगा? ये बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मुरारी में कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी शुद्ध शब्द कौन सा है? यानी या यानी या फिर दंड फिर उज्जवल। तो उज्जवल गलत है, द्वंद गलत है, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी ये सही शुद्ध शब्द है इसमें। 16 नंबर का ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, बगीचे की सुंदरता अनूठा है, इस वाक्य का चयन करें। सही वाक्य का चयन करना है आपको, यानी बगीचे की सुंदरता अनूठा है। तो ये तो होगा नहीं, बगीचे की सुंदरता अनूठी है होना चाहिए। बगीचे की सुंदरता अनूठा है, ये भी नहीं होगा। बगीचे का सुंदरता अनूठी है, ये भी नहीं होगा। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये हो सकता है। बगीची बगीची तो होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही होगा। बगीचे की सुंदरता क्या है? अनूठी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सेंटेंस सही वाक्य लिखा हुआ है। अगला है, ज्योति का विलोम क्या है? यहाँ पे विलोम सबसे आया हुआ है। ज्योति का विलोम क्या है? तो मंद का तीव्र होता है, दिव्य होगा नहीं, प्रकाश होगा नहीं, प्रकाश तो पर्यायवाची में आ जाएगा, ठीक है। तो ज्योति का विलोम क्या होगा? तम। तम मतलब अंधेरा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ज्योति का विलोम क्या होगा? तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपड़ा का पर्यायवाची आपको पता है, जंगल होगा नहीं, चलन होगा नहीं, गगन होगा नहीं, तो क्या होगा? वसन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? वसन होगा। शीश का तत्सम क्या होगा? तो शीश का जो तत्सम है, तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द हैं एज इट इज हिंदी में भी यूज होते हैं, वो ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं और कहाँ पे यूज होते हैं? वो हिंदी में यूज होते हैं। संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं उनको लेकर यूज किया जाता है किसमें? हिंदी में। तो तत्सम, तत् मतलब उसके सम मतलब समान, जो उसके समान है, किसके समान? संस्कृत के समान। तो शीश जो है इसका तत्सम क्या होगा? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो सिरा या शीर्षक होगा नहीं, शीशा होगा नहीं, क्या होगा? शीर्ष होगा। 20 नंबर का क्या होगा? शीर्ष। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, शीर्ष। शीर्ष का तत्सम क्या होगा आपका? शीर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो जगत धन्नाथ होता है इसका, तो यहाँ पे विसर्ग सॉरी व्यंजन संधि होगी। कौन संधि होगी? व्यंजन संधि। जगत धन्नाथ होगा, तो का 9 हो जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, व्यंजन संधि। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन लिए गए हैं अभी, तो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते चलेंगे, क्योंकि हमें धीरे धीरे करके सीखना है हर चैप्टर को। हर चैप्टर इससे क्या है ना कि प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है इसका कि हर चैप्टर को हमें टच करना है। एक एक वीडियो में एक चैप्टर हम टच करेंगे, ठीक है। और सॉरी, एक चैप्टर कह रहे हैं, मतलब हिंदी के सारे चैप्टरों को टच करेंगे एक वीडियो में। 28 या 29 क्वेश्चन आएंगे हर बार आपके। अगला क्वेश्चन है ये 22वां, जो असफलता से नहीं घबराता है वही डैश का स्वाद चख पाता है। जो असफलता से नहीं घबराता है वो उदासी का स्वाद चख पाता है, होगा नहीं। सफलता का स्वाद चख पाता है, यही सही होगा आपका। अनुत्तीर्ण नाकामी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जो असफलता से नहीं घबराता है वही सफलता का स्वाद चख पाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा आपका? सही होगा। अगला है, इति इति का सही अर्थ क्या है? इति इति ये समश्रुति भिन्नार्थक है। इति इति का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, इति आपने पढ़ा होगा मैथ वगैरह में, इति सिद्धम लिखते हैं हम, है ना। क्या लिखते हैं? इति सिद्धम लिखते हैं ना, इति सिद्धम। जब कोई या इट्स हैंड्स प्रूफ लिखते थे हम लोग इंग्लिश में, तो इति सिद्धम लिखते। तो इति का मतलब क्या होता है? मतलब लास्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो इति का मतलब, इसका मतलब तो होगा समाप्ति। तो समाप्ति एक ही जगह दे रखा है, और इस वाला इति का क्या होगा? विघ्न। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, समाप्ति और विघ्न। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ये मत सोचना मैं खुद से बना के लाया हूँ उनको, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं क्वेश्चन का लिख भी दूंगा किसी ईयर में कौन सा एग्जाम में आया था, लेकिन मैंने वो लिखा नहीं है टाइपिंग में। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? तो अन्य शब्दों से अलग कौन सा है? यहाँ पे तोय दिया है, वात दिया है, सलिल दिया है, वारी दिया है। तो यहाँ पे वात क्या होता है? हवा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ये हवा का होता है। तो यही सबसे क्या है? अलग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है क्वेश्चन, जहां एक ही वर्ड बार बार, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो सभी जानते हैं अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनुप्रास अलंकार भी 5 तरह के होते हैं, ठीक है। तो 25वां का इसका क्या सही होगा? सी। अगला है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो विस्मय जो अस्थाई भाव है वो किस रस में होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, शांत रस, विभत्स रस, हास्य रस और अद्भुत रस। तो शांत रस का निर्वेद होता है, विभत्स रस का क्या होता है? विभत्स रस का होता क्या होता है? जुगुप्सा। और हास्य रस का क्या होता है? हास। तो अद्भुत रस का क्या होगा आपका? विस्मय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अद्भुत रस। कौन सही होगा? अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्रिक छंदों में मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखो, मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व या दीर्घ। तो 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं, ह्रस्व या
दीर्घ। ह्रस्व के लिए सिंबल होता है दीर्घ का, ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। ये 28 नंबर क्वेश्चन है। अज्ञे जी को, देखो ये साहित्य से क्वेश्चन आया है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार से है। अज्ञे जी जो थे, उनको किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ, जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था 1978 में। कब मिला था? 1978 में। कितनी नाव में कितनी बार? इसको ऐसे याद रख सकते हो, कितनी नाव में कितनी बार? 78 बार। कितनी बार? कितनी नाव में कितनी बार? 78 बार। अज्ञे जी का ये क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका नाम है। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, इन्हें अज्ञेय भी बोलते हैं। तो इनका जो एक उपन्यास है, इसकी इनकी कृति है जिसका नाम है कितनी नाव में कितनी बार, उसको 1978 में क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये थे हमारे 28 के 28 क्वेश्चन, जो कि हर एक चैप्टर से हमने इसमें कवर किए हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें बस एक चैप्टर हमने कवर नहीं किया है, जिसका जो वो पैसेज वाला होता है, बस पैसेज हमने इसमें कवर नहीं किया, बाकी हमने सारे के सारे चैप्टर इसमें कवर किए हैं। 28 चैप्टर कवर किए हैं हिंदी के। कोई भी अगर चैप्टर छूटा है तो आप बता सकते हो उसको, ठीक है। क्रिया हुआ, विशेषण हुआ, सर्वनाम हुआ, संज्ञा हुआ, अलंकार, संधि, ये विलोम शब्द, सारे जो वन वर्ड, जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, सारे चीजों को हमने कवर किया है इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने स्टडी ग्रुप में इसे ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।